व्याख्यान वही नहीं है। हम लोगों की सबसे जो है उन्माद की अवस्था में रिएक्ट करना अपने आप में जो लोग प्रभावित हैं और जो लोग मीडिया कवरेज दे रहे हैं और जो लोग मीडिया कवरेज ग्रहण कर रहे हैं, वे लोग अच्छी तरह से जानते हैं कोरोना वायरस जब आया हमारे बीच में तो भारत के उन्माद की अवस्था और प्रवेश मौजूद सबकी इसको लेकर उन्माद की अवस्था पैदा न करें कर किसी भी किस्म के स्टीरियोटाइप चिन्ह वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी किस्म के पैनिक की जरूरत नहीं है, डर की जरूरत नहीं है, दहशत की जरूरत नहीं है। लगातार हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के बीच में दहशत पैदा हो। ये जो बड़े स्केल पर जिन जगहों पर काम कर रहे थे, जिन जगहों पर रह रहे थे, उन्हें छोड़ के अपने पुराने स्थान, अपने घर गांव की तरफ जो भागे हैं, उसमें उस हिस्टीरिया की बहुत बड़ी भूमिका है। कोरोना वायरस से आप फाइट हिस्टीरिया के जरिए नहीं कर सकते और एग्जिजरेटेड ढंग से अतरंजनापूर्ण प्रस्तुतियों के जरिए नहीं कर सकते। यह सच है कि कोरोना वायरस एक गंभीर चुनौती, लेकिन इससे भी बड़ा सच यह है कि कोरोना वायरस को लेकर हिस्टीरिया पैदा किया जा रहा है। कैसे हिस्टीरिया पैदा किया था, मैं उसके एक उदाहरण दूंगा जिससे कि आपको यह चीज समझ में आए कि आप कैसे देखें। इजराइल के एक विशेषज्ञ हैं जो फ्यूचर और स्टेटमेंट यह दिया कि जिसमें कि किसी अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा कि अमेरिका में ये जितने भी आंकड़े हैं, जितनी भी धारणाएं हैं, ये सब अतरंजना और ये दहशत पैदा करने के लिए कही जा रही हैं। किसी भी किस्म की अतरंजनापूर्ण बातों में जो तमाम सो कॉल्ड विशेषज्ञ आ रहे हैं, इनकी बातों में बहने की जरूरत नहीं है, उन पर विश्वास करने की जरूरत एकदम नहीं है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो बात कही, मेरा मानना है कि उस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बहुत धैर्य के साथ में कुछ चीजें कही हैं। प्रधानमंत्री ने जो नहीं कहा, जो गलती की, हमने उसके बारे में बात की है, लेकिन जाना चाहिए। तमाम मुख्यमंत्री जो धैर्य के साथ में, बिना किसी उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य के साथ में, जमीनी स्तर पर जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं, उसकी हमें निगरानी करनी चाहिए, उसके बारे में राय देनी चाहिए। हमें सिर्फ एक चीज पर नजर, कन्वर्जन चल रहा है हिस्टीरिया में। अब ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना कि कोरोना वायरस अगर इतना ही जनसंहारक है तो चाइना का वुहान प्रांत धीरे सामान्य अवस्था की ओर कैसे लौट आया? लोग आंकड़े पे, इटली में इतने लोग कह रहे हैं ना कि इटली में इतने अधिक लोग मर गए, 10,000 से अधिक लोग इटली में मर चुके हैं। ये सच है और ये बहुत दुखद भी है, लेकिन इससे भी बड़ा सच एक और है जिसे कि हमें जानना चाहिए, जिससे कि हम इस
रेफ्रिजरेशन को इस दहशत और हिस्टीरिया से इटली में फ्लू से मरने वालों की संख्या ऊपर ही रही है। ऐसा नहीं कि इटली में पहली बार लोग मर रहे हों। यूरोप के देशों में इटली सबसे बड़ा देश है, सबसे प्रमुख देश है, जहां सांस की समस्या, सांस से जुड़ी हुई समस्याएं और बीमारियां सबसे ज्यादा हैं। यूरोप में जितनी बीमारियां हैं सांस से जुड़ी समस्याओं की, उससे 3 गुना ज्यादा समस्याएं इटली में हैं। जाहिर है कि इटली में असर जल्दी हो सकता है। एक ये स्टीरियोटाइप प्रोपेगेंडा प्रचारित किया गया कि इटली में मिलान में एक मैच हुआ फुटबॉल का, उस मैच में चाइनीज दर्शक गए और चाइनीज दर्शक से यह चीज फैली। ये बात हो भी सकती है सच, ये नहीं भी हो सकती है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं। मैं कह नहीं सकता क्योंकि अभी ऑफिशियल डाटा नहीं है इसके बारे में कोई। है कि 3 गुना ज्यादा है लोगों को सांस की शिकायत है। लोग फ्लू से मर जाते हैं। ये जो अभी कोरोना वायरस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो कोरोना वायरस सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, या फेसबुक के संदर्भ में सबसे ज्यादा इसकी पीआर एजेंसियां कैंपेन कर रही हैं और ओपिनियन मोबिलाइज कर रही हैं और हिस्टीरिया पैदा कर रही हैं। और अमेरिका में अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा है वो है कि 2484 लोग मरे हैं कोरोना से। अमेरिका में प्रति वर्ष 40,000 से ज्यादा लोग फ्लू से मर जाते हैं। इन में कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये सब लोग जानते हैं, ये ऑफिशियल डाटा है। तो विज्ञान किससे चलता है? वैज्ञानिक किससे चलते हैं? हिस्टीरिया से चलते हैं या डाटा से चलते हैं? हमें कौन सी चीज देखनी चाहिए? क्या है, हर देश में उसकी जैसी नहीं है, अलग अलग है। उसने मिडिल एज और मिडिल एज के ऊपर के लोग यानी 80, 82, 83 साल तक के लोगों को प्रभावित किया है। और जो लोग प्रभावित हुए हैं और जो लोग मरे हैं, इनमें अधिक पीने के आदी। लेकिन कोरिया में इसके एकदम उलट है हुआ है। कोरिया में जो लोग इससे प्रभावित होकर मरे हैं कोरोना से, वे लोग हैं जो कि सिगरेट नहीं पीते थे। और सिगरेट नहीं पीने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे अधिक औरतें हैं। और इटली में सिगरेट पीने वाले लोगों में कौन लोग हैं? सबसे अधिक पुरुष हैं। तो वहां पुरुष ज्यादा मरे। तो यह कहना कि सिगरेट पीने से या सिगरेट पीने वालों के बीच में कोरोना का ज्यादा असर होता है, यह ठीक नहीं है। यह स्टीरियोटाइप है, इससे बचने की जरूरत है। उसी तरह कोरिया का जो एग्जाम्पल है वो इसलिए मैंने दिया कि कोरिया में सिगरेट न पीने वाले ज्यादा मरे। अमेरिका में निश्चित तौर पर स्थिति बदतर है अभी, लेकिन अमेरिका के एनुअल आंकड़े हैं 40,000 से ऊपर लोग फ्लू से मरते रहे हर साल। कहने का मतलब यह है कि कोरोना से अभी जितने लोग मर रहे हैं, फ्लू का मौसम आता है तो फ्लू से उससे ज्यादा लोग मरते हैं, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं किए जाते क्योंकि हमारे यहां मेडिकल रिपोर्टिंग की कोई परंपरा नहीं है, न विश्व के माध्यमों में न भारत के माध्यमों में। जो लोग अभी पैनिक हो रहे हैं वे पैनिक न हो। थोड़ा सा इंटरनेट पर सर्च करें कि भारत में फ्लू से मरने वालों की संख्या कितनी है एनुअली और कितने रिपोर्ट हुए हैं ये केस।
ये जो उन्माद पैदा किया गया, जिस उन्माद का फ्लो कई साल से चल रहा था, उस उन्माद के फ्लो में कोरोना का फ्लो शामिल हो गया और कोरोना को भी उन्माद की चाशनी में लपेट कर पेश कर दिया गया और इसकी वजह से सारे देश में पैनिक है। इस पैनिक से निकलने की जरूरत है, किसी डर की जरूरत नहीं है। आप घर में रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, डॉक्टर जो कहे वैसे रहिए, उतनी बार हाथ धोइए जितनी बार डॉक्टर कह रहा है आपसे। आप बाहर मत निकलिए, लेकिन डरिए मत, किसी दहशत में मत आइए। जो लोग कह रहे हैं कि कोरोना पता नहीं क्या तबाह कर देगा, आप जान लीजिए 2009 में जब स्वाइन फ्लू आया था तो उस समय फेसबुक उस तरह से नहीं था, उसका कवरेज भी नहीं आया उस तरह से, लेकिन मैक्सिको से चला था स्वाइन फ्लू और उसने सारी दुनिया को इफेक्ट किया था। बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की थी विशेषज्ञों ने, आप जाइए इंटरनेट पर खोजिए और देखिए, सारी भविष्यवाणियां गलत साबित हुई। और स्वाइन फ्लू के बारे में जो भविष्यवाणियां गलत साबित हुई, वे सारी की सारी भविष्यवाणियां अब धीरे धीरे चाइना में कोरोना के बारे में भी गलत साबित होने जा रही हैं, क्योंकि चाइना अब सामान्य स्थिति में लौट चुका है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों की यह जिम्मेदारी बनती है कि हम लोगों के बीच में दहशत पैदा न होने दें। हम लगातार यह कोशिश करें कि लोग हमारी साथ जो जुड़े हुए हैं, जिनसे हमारा संवाद है, वे सारी चीजों को प्रिकॉशन लेते हुए सामान्य परिघटना के तौर पर देखें। ये एबनॉर्मल परिघटना के तौर पर न देखें। ये एबनॉर्मल फिनोमिना के तौर पर देखेंगे तो जाहिर है पैनिक बढ़ेगा, और पैनिक बढ़ेगा तो लोग भागेंगे। और ये पैनिक की जरूरत किसे है? ये दहशत की जरूरत किसे है? आप जान लीजिए, ये भय और दहशत की जरूरत है उनके लिए जो सत्ता को ताकत के बल पर हासिल करना चाहते हैं। हमने पिछले कई वर्षों में ताकतवर की पूजा की एक दृष्टि विकसित की है। जो ताकतवर है उसको मानो। किसको चाहिए ताकतवर आदमी? किसको चाहिए ताकतवर नेता? किसको चाहिए ताकतवर सरकार? ये जो रिएक्शनरी मिडिल क्लास पैदा हुआ है, जो सबसे करप्ट क्लास है, जो सिर्फ ताकत की पूजा करता है। अब बात करिए कैसे सामान्य बोध पैदा हुआ है लोगों के बीच में। अगर कोई एमपी बन गया, कोई एमएलए बन गया और उसने कुछ भ्रष्टाचार के काम शुरू कर दिए, तो आमतौर पर लोग क्या कहते हैं? अरे वो एमपी तो बना ही इसलिए है, अब वो खाएगा कमाएगा नहीं तो फिर वो एमपी काहे के लिए बना? अरे सारी बेईमानियां वैधता में बदल दी गई हैं। और ये जो करप्ट मिडिल क्लास है, इस करप्ट मिडिल क्लास के एकमात्र औजार है इसके अंदर, जो कि ये लगातार इसको विभिन्न विभिन्न रूपों में इस्तेमाल करता रहा है कि लगातार परपेचुअल क्राइसिस में रखो और लगातार लोगों को भय में रखो। कोई भी इशू आता है वो बिना भय के आता ही नहीं है। अभी कोई भी कैंपेन लॉन्च होता है बिना भय के लॉन्च ही नहीं होता। इवन एलआईसी की पॉलिसी भी लॉन्च होती है तो वो फियर के साथ लॉन्च होती है। आप किसी भी एलआईसी की पॉलिसी का विज्ञापन देखिए, क्योंकि ये जो मिडिल क्लास है, इस मिडिल क्लास की जो साइकी है, इसका जो मनोविज्ञान है, इसकी जो चित्त दशाएं हैं, उसमें भय एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। और इसकी वजह से वह सत्ता के साथ, ताकतवर के साथ एकदम कंधा से कंधा बांध के काम करता है। मैं कलकत्ते में रहा हूं, 30 साल मैंने कलकत्ते में लोगों को देखा है। जो लोग 30 साल तक लेफ्ट फ्रंट की, जो कि ताकतवर था, उसकी पूजा करते रहे, वे रातों रात ममता बनर्जी के आने के बाद में एकदम जब सत्ता बदली तो लेफ्ट फ्रंट को छोड़ के सीधे ममता के साथ चले गए। वो चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हो। मेरे साथ तो जो पार्टी मेंबर था, जो वाइस चांसलर था मेरी यूनिवर्सिटी का, वो रातों रात उसकी लॉयल्टी शिफ्ट हो गई ममता की तरफ। कल्पना कीजिए आप, सबसे ज्यादा करप्ट कहां मिलेंगे आपको लोग? ये डर की डिमांड किसकी है? ये दहशत में रखा जाए, ये डिमांड किसकी है? ये इस मिडिल क्लास की है, जिस मिडिल क्लास को हमने पिछले 30-35 साल में इनरिच किया, समृद्ध किया, पैदा किया और बनाया।
कोई भी घटना घटती है, चाहे कहीं टेररिस्ट घटना हो, चाहे वो कोई सामान्य सी घटना हो, हर घटना के पीछे एक फियर। लोग धरने पर बैठे हुए थे, पीसफुल धरना था, फिर भी फियर। आप कल्पना कीजिए, अभी मैं अजीत अंजुम की जो रिपोर्ट थी वो देख रहा था। अजीत अंजुम ने बहुत सही बात कही, बहुत बड़े पत्रकार है वो, हम तो उतने पत्रकार नहीं है बहुत अच्छे, कि जो लाखों लाख लोग अपने घर की ओर लौट रहे थे, ये वे लोग थे जिनके अंदर चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। वे डरे हुए थे, वो सहमे हुए थे, वो परेशान थे। उन्होंने कहीं पत्थर नहीं फेंके, कहीं प्रतिवाद नहीं किया, कहीं पुलिस से मुठभेड़ नहीं की, कहीं तोड़फोड़ नहीं की। वे शांति से अपने घर जाना चाहते थे। वे कौन लोग थे? वे मजदूर थे। उन्हें सारे रास्ते में कहीं तोड़फोड़ नहीं की। उन्हें पीने के लिए पानी नहीं मिला तो उन्हें पानी नहीं मिला, वो रोए बिलखे, लेकिन उन्होंने कभी किसी घर पर पत्थर नहीं फेंके। इतने ही 10 लाख लोग, 20 लाख लोग अगर मिडिल क्लास के रोड पर होते तो फिर देखते कैसी अराजकता होती। आप जान लीजिए कि मिडिल क्लास के और मजदूर वर्ग के दृष्टिकोण में और जीवन जीने की शैली में जमीन आसमान का अंतर होता है। हमारे यहां का जो मिडिल क्लास है सबसे ज्यादा कानून भंजक, और हमारे यहां का जो मजदूर वर्ग है वो एकदम शांति प्रिय और कानून भंजक नहीं है। ये तो हाल की घटना है, कल परसों 3 दिन से लगातार हम लोग टेलीविजन पर फुटेज देख रहे हैं। तो पहली चीज मैं जो कहना चाहता हूं यह कि हम कोरोना वायरस को लेकर किसी भी किस्म के पैनिक या दहशत के स्टीरियोटाइप प्रचार से बचें। हम लोगों को जागरूक करें कि डरने की जरूरत नहीं है। एक अन्य चीज है वो ये कि जब चाइना में कोरोना वायरस दर्ज किया गया, चाइना के विदेश मंत्रालय ने पहले पब्लिक इंफॉर्मेशन सारी दुनिया को दी, तो उस समय इटली, अमेरिका और दूसरे 2 देश, हमारा भी देश उसमें शामिल है, सभी देशों ने इसे बहुत हल्के में लिया। कायदे से इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए था। यह इसमें एक बड़ी चूक हुई है। और इस हल्के से लेने वाले चक्कर को किया यह कि हमने एक पैनिक में कन्वर्ट कर दिया, एक हिस्टीरिया में कन्वर्ट कर दिया पूरी दुनिया में। एक और चीज है जो कि बहुत बुनियादी चीज है, किसी भी वायरस को कौन रोक सकता है? क्या मोदी जी रोक लेंगे? क्या ट्रंप रोक लेंगे? किसी भी वायरस को कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। वायरस के अटैक को कोई नहीं रोक सकता, सिर्फ जनता रोक सकती है। जब भी किसी वायरस का हमला हुआ है तो यह देखा गया है कि जनता की अपनी नए किस्म की प्रतिरोधक क्षमता पैदा हुई है। स्वाइन फ्लू अभी है, गया नहीं है। वुहान में अभी भी कोरोना वायरस है, गया नहीं है। लेकिन कोरोना वायरस के हमले के बाद जो लोगों ने प्रिकॉशन लिए, उसने एक नए किस्म की वुहान में रहने वाले लोगों के बीच में एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा की। अब वे आराम से घूम रहे हैं, कोरोना वायरस भी घूम रहा है, वे भी घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या सोच रहे हैं कोरोना वायरस चला गया वहां से? कोई वायरस आ जाता है तो वो भाग जाता है क्या? कोरोना वायरस या कोई भी वायरस को रोकने की क्षमता किसी भी सरकार की नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को। सरकार इंतजाम करे, सरकार सूचनाएं दे, सरकार पूरी मुस्तैदी से पेश आए, सरकार जनता के सहयोगी की भूमिका निभाए, यहां तक तो ठीक है। लेकिन यह इल्यूजन नहीं रखना चाहिए कि सरकार अगर काम करती, सरकार काम करे तब भी वायरस जाएगा नहीं। जाएगा कब? जब उसकी प्रतिरोधक क्षमता जनता में पैदा होगी। और हर बार यह देखा गया है, दुनिया के सभी देशों में देखा गया है कि जहां पर भी इस तरह के वायरस अटैक हुए हैं, जहां पर भी इस तरह के संक्रमण आए हैं, वहां लोगों ने नए किस्म की अपनी प्रतिरोधक क्षमता अंदर से पैदा की है और उसकी रेजिस्टेंस के बाद वो वायरस निष्क्रिय हुआ है। या हम ये कह सकते हैं उस वायरस के साथ में लोगों ने सामंजस्य बिठा के जीना शुरू कर दिया है। अब वायरस उस तरह से डिस्टर्ब नहीं करता। यह बात सच है कि
जो वायरस अभी हमारे बीच में जा रहा है उसके बारे में हम न्यूनतम जानकारी रखते हैं। इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हमारे बीच में आनी चाहिए। हमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे डॉक्टरों, वैज्ञानिकों को मीडिया में लाना चाहिए। मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो पिछले कई सालों से मैं तो टेलीविजन देख ही नहीं रहा। जब से मोदी जी आए हैं उन्होंने कृपा की है मुझे कि मैंने टेलीविजन देखना छोड़ दिया। मैं ना रवीश को देखता हूं, ना पुण्य प्रसून वाजपेयी को देखता हूं। हां, मैं इंटरनेट पर अगर दिखाई दे जाए तो जरूर देखता हूं, लेकिन मैं टेलीविजन पर नहीं देखता। आप लोग देखें कि टेलीविजन पर जो कवरेज आ रहा है उसमें कितने डॉक्टर हैं और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। नीम हकीम नहीं होने चाहिए, विशेषज्ञ होने चाहिए, जो इस विषय को जानते हैं, जिन्होंने रिसर्च की है, जो संक्रामक बीमारियों के बारे में जानते हैं, जिनके पास में रियल डाटा है, रियल समझ है। ये उन्मादी लोग, ये उन्माद में रहने वाले एंकर, ये इसके सही कम्युनिकेटर नहीं हो सकते। वो सिर्फ प्रोपेगेंडिस्ट ही हो सकते हैं। कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा नुकसान किस चीज का होगा? आप कल्पना करके देखिए। कोरोना वायरस से उतने लोग नहीं मरेंगे, उतनी क्षति लोगों की नहीं होगी शारीरिक, जितनी कि रेगुलर हमारे बीमारियों से होती है। कोरोना वायरस के कारण जो सबसे बड़ी क्षति हो रही है सारी दुनिया में, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान में, वह है आर्थिक क्षति। पूरा सिस्टम, अर्थव्यवस्था का एकदम पंक्चर हो गया है। हम इस चीज को देखने के लिए तैयार नहीं है, डिस्कस करने के लिए तैयार नहीं है कि आर्थिक तौर पर क्या तबाही मच रही है नीचे। कोरोना वायरस का जो, या किसी भी वायरस का जो जब अटैक होता है तो उससे सबसे ज्यादा प्रभावित कौन सी चीज होती है? अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थितियां प्रभावित होती हैं। और भारत की अर्थव्यवस्था कोरोना वायरस से बहुत गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। कई करोड़ लोगों की नौकरी चली गई है इस बीच में। कई करोड़ लोग हैं, वो साधारण लोग नहीं है। ये वे लोग हैं जो शांति प्रिय लोग हैं। इन्होंने कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोला। ये वे लोग हैं जिन्होंने पीएम के खिलाफ एक नारा नहीं लगाया। वो दर बदर भटकते रहे पिछले 3 दिन से, लेकिन कभी भी उन्होंने एक शब्द नहीं बोला किसी भी नेता के खिलाफ। ये वह अनुशासित जनता है हिंदुस्तान की, जिसका हमें सम्मान करना चाहिए, जिसकी इज्जत करनी चाहिए। हमने क्या किया कि हमने एक ऐसा वर्ग पैदा किया है जो लगातार हेट में रहता है और हेट के बिना जी नहीं सकता। आप कुछ भी कीजिए, आप भगवान की पूजा कीजिए, उसमें भी वो हेट ले आएंगे। आप अंगूर खाइए, उसमें भी वो घृणा ले आएंगे। कैंपेन किया ना लोगों ने, भाजपा के साइबर सेल ने बाकायदा कैंपेन किया कि कोरोना कहां से आया। कोरोना उनके लोगों के द्वारा आया जो नॉनवेज खाते हैं। अब इस मूर्खता का कोई अंत है? नॉनवेज बेस से कोई कोरोना का लेना देना नहीं है। एक और चीज सोचें हम लोग, स्वाइन फ्लू जब आया, जिसने कि सारी दुनिया को प्रभावित किया, तो क्या लॉकडाउन हुआ? क्या भारत बंद हुआ था? क्या दुनिया बंद हुई थी? ये फेसबुक, सोशल मीडिया के संदर्भ में अगर देखेंगे तो फेसबुक, सोशल मीडिया की एक बड़ी भूमिका है हिस्टीरिया पैदा करने की। वो जिस विषय पर लग जाते हैं उस पर हिस्टीरिया पैदा करके छोड़ते हैं, आपको प्रतिक्षण उन्माद की अवस्था में रखते हैं। कोरोना वायरस पर भी उन्होंने उन्माद पैदा किया है। स्वाइन फ्लू जो 2009 की घटना है, आज से सिर्फ 10 साल पहले, 11 साल पहले की घटना है। स्वाइन फ्लू पर विश्व में लॉकडाउन करने की जरूरत नहीं महसूस हुई और स्वाइन फ्लू से हम लोग निपट लिए। लेकिन आज सबके सामने एक संकट है। अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन है, हम लोग घर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सरकार को सहयोग करेंगे, सरकार हमें सहयोग करे। वायरस से लड़ने का एकमात्र उपाय है आप निजी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करें, और कोई इसका विकल्प नहीं है। आप चाहे जितनी दवा खाइए, कोई इसका विकल्प नहीं है।
अगर चाइना की बात मान ली जाए कि उसने लॉकडाउन किया और उसकी वजह से उसने वायरस संक्रमण को रोक दिया, तो एक हद तक तो सही है कि लॉकडाउन होने से घर में लोग रहे और जो बाहर गए वो उन पर प्रभावित उसने किया। लेकिन लॉकडाउन से क्या वायरस वहां से चला गया? नहीं, वो प्रतिरोधक क्षमता के विकास के कारण वहां से चला गया, या वो वहीं है लेकिन लोगों ने उसके साथ एडजस्ट कर लिया और अब वो जी सकते हैं। सो लॉकडाउन इसका जो है वो फाइनल उत्तर नहीं है। लॉकडाउन इसका एक उपाय है, एक छोटा सा उपाय है कि आप अपने घर में रहिए। आप वैसे लोगों से कहते हैं आप घर में रहिए, कोई रहने वाला नहीं है। अभी सरकार कह रही है, जगह जगह पुलिस पीट भी रही है, लेकिन लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों की आदत है हम नहीं सुनेंगे। और हम नहीं सुनेंगे ही नहीं, हम सोचेंगे भी नहीं। हमारे जो मन में है हम वो करेंगे। ये जो मध्य वर्ग की चिंताएं हैं और ये मध्य वर्ग का जो दिमाग है, जो अराजक दिमाग है, इस अराजक दिमाग से सबसे ज्यादा क्षति हुई है और लगातार उसका दुरुपयोग हो रहा है। उस अराजक दिमाग का वो हेट कैंपेन में उसका दुरुपयोग हुआ, उसका लव जिहाद में दुरुपयोग हुआ, उसका आरक्षण और एंटी आरक्षण में दुरुपयोग हुआ, हर चीज में उस दिमाग का दुरुपयोग हुआ। और ये जो मध्य वर्ग है एकदम रिएक्शनरी मध्य वर्ग है, इसे हर कदम पर हेट चाहिए और हिस्टीरिया चाहिए। प्रचार का सारी दुनिया में रिएक्शनरी जो मध्य वर्ग है उसका यही पुराना बड़ा अनुभव से निकला हुआ तरीका है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि आप कोरोना पर बात करें, लेकिन बिना किसी उन्माद के बात करें। इस पर किसी भी किस्म के हिस्टीरिया की जरूरत नहीं है, किसी भी दहशत में आने की जरूरत नहीं है। 20 दिन बंद रहेगा, 21 दिन बंद रहेगा और 10 दिन 20 दिन बंद रहे, कोई नुकसान नहीं है इससे। ये सरकार हमारी मदद कर रही है। हम इस बीच में अपनी प्रतिरोधक क्षमता विकसित करेंगे। इस बंद का एकमात्र संदेश यही है। इसलिए हम लोग उन लोगों को आइडेंटिफाई करें जिन लोगों ने ये कहा है कि ना 1 लाख से 2 लाख के बीच में अमेरिका में मर जाएंगे लोग। वो डेविड पासिंग ने कहा है ना कि 30 करोड़ लोग मर जाएंगे, और एक व्यक्ति का करण थापर इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने तो कहा था कि दुनिया में 70 करोड़ के करीब लोग मर जाएंगे। अरे भाई, इस तरह की जो है ना ये हवाबाजियां और अतरंजनापूर्ण अभिव्यक्तियां ये सिर्फ के फ्रेमवर्क में कही जा रही हैं। बचने की जरूरत है। वायरस से लड़ने का एक कि आप अपनी पैदा करें और संयम से काम करें। और जो सरकार कह रही है घर में रहो तो घर में रहो, इसे माने। और आप देखिए चाइना में रिजल्ट अच्छे आए। कोरोना वायरस है लेकिन चाइना अब नॉर्मल स्पीड में लौट गया है। कोरोना वायरस गया नहीं है वहां से, लेकिन देश ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा की, जनता ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता पैदा की। मैं यही उम्मीद कर रहा हूं कि हम लोग ये जो घर में हैं ये अपनी प्रतिरोधक क्षमता का विकास करेंगे और हम ज्यादा से ज्यादा इस पर कंसंट्रेट करें कि कोरोना वायरस के कारण हमारी अर्थव्यवस्था की कितनी बड़ी क्षति हो रही है, उसे ठीक से समझें और जानें। हम कोशिश करेंगे अगले कुछ समय में इन सब पहलुओं पर हम बात करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।